नमस्कार। आप और हम सब के दर्शकों का स्वागत है। और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो सबसे मूल विषय है ज्योतिष का, और वो होता है मन। पहले जो वीडियो आए थे उनमें जो मैंने बात कहने की कोशिश की थी, जो कि कणाद से जो बात शुरू हुई थी कि द्रव्य होते हैं, तत्व होते हैं, और 9 तत्वों में परमात्मा, जीवात्मा और मन। मन ऐसा तत्व है शरीर के अंदर जिस पे कि ब्रह्मांड के सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और आज इस मन की जब हम विवेचना करेंगे, मन के सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको और भी बहुत ऐसे रहस्य मिलेंगे जो पहले शायद नहीं सुने गए होंगे। जब हम कुछ सोचते हैं या हमें कोई कार्य करना होता है तो पहला विचार मन में उत्पन्न होता है, मन में ही आता है। और मन में जब आता है तो फिर अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। वहाँ से फिर मन बंटने लगता है, मन विभाजित होने लगता है, मन में अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। कोई कहता है ये कार्य हो सकता है, कोई कहता है नहीं हो सकता, कभी ये नहीं होगा, कभी वो नहीं होगा। मन का जो ये अंतर्द्वंद होता है और ये बंटता है, तो ये इतने भागों में बंट जाता है और इसी की वजह से तनाव पैदा हो जाता है। जब हमारे ब्रह्मांड में चंद्रमा पे दूसरे ग्रहों का बल लगता है तो ये मन विभाजित होते हैं, मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है। हम जो कार्य करना चाहते हैं उसके लक्ष्य के बारे में तमाम तरह की विवेचनाएं शुरू हो जाती हैं। इसका अपने भारतीय ज्योतिष में जो अपने ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया और विदेशों में भी जो इनके बारे में अध्ययन किया गया, उस पे इस विषय पे आज बात होगी। मन एक्चुअल में हमारे 3 स्तरों में विभाजित होता रहता है। पहला होता है चेतन, दूसरा मन होता है अवचेतन, और तीसरा होता है अचेतन। चेतन, अचेतन और अवचेतन, इनकी व्याख्याओं में इनमें बहुत अच्छा जो व्यक्तित्व के बारे में लिखा, विवेकानंद जी ने इसमें सबसे अच्छी व्याख्याएं दी। और भी कई किताबें हैं जो मिल नहीं पाई, लेकिन विवेकानंद की व्यक्तित्व पढ़ोगे आप तो उनमें इन मनों के विभाजित होने के सिद्धांत आपको मिलेंगे। अब होता है चेतन मन। चेतन मन वो होता है जिसे कि हम देखते हैं, सुनते हैं, जो कार्य हम करते हैं उस टाइम जो दृष्टा हमारे सामने होता है वो होता है चेतन। अब अवचेतन, हम बहुत कामों के प्रयास करते हैं, बहुत काम हम सफल हो जाते हैं, कई में असफल हो जाते हैं, कई हम मान्यताएं मान लेते हैं, उनको चलाते रहते हैं, फिर हम उनको भूल जाते हैं। तो जिन चीज़ों पे हम बहुत मेहनत करने के बाद जब सफल नहीं हो पाते और असफल होने के बाद जब हम उनको भूल जाते हैं तो वो नष्ट नहीं होती, वो चीज़ें हमारे अवचेतन मन में चली जाती हैं। और अवचेतन मन में वो पड़ी रहती हैं, और जब हम बिल्कुल उनको भूल जाते हैं तब कभी कभी स्वप्न में, कभी उस टाइप का माहौल जब भी सामने आता है, उस टाइप की परिस्थितियाँ जब भी बनती हैं तो वो सामने आ जाती हैं, वो प्रकट हो जाती हैं। वो अवचेतन मन चेतन को दे देता है। और अवचेतन मन ही ऐसा मन है जो चेतन से सब करवा लेता है। इसीलिए आदमी से भूलें हो जाती हैं, बहुत चीज़ें जो वो नहीं करना चाहता, लेकिन अवचेतन मन परिस्थिति बस उनको प्रकट कर देता है तो चेतन मन करता है उनको। अब चेतन मन जिसे हम जानते हैं और या हम काम करते हैं तो उसमें ये चेतन मन ही सुचालित होता है। अवचेतन मन हमारे विचारों की बागडोर को संभालता है और ये सब उसी के हाथ में होता है। हम जो भी विचार करते हैं और वो सब हमारे अवचेतन मन से आता है। अब सवाल ये होता है कि अवचेतन मन में जो चीज़ें पड़ी रहती हैं, जो चीज़ें वो कैसे प्रकट कर देता है, इसको समझने के लिए आप एक बार ये कल्पना करें कि अवचेतन मन आधा जगा हुआ होता है और आधा सोया हुआ होता है, स्वप्न में होता है, आधा सोया हुआ होता है। सोया हुआ का मतलब जो बातें हैं उसमें पड़ी हुई हैं, जो अपन भूल चुके हैं, लेकिन अवचेतन मन में वो डिलीट नहीं होती, वो रहती हैं।
और आध्यात्म में जब हम मन को स्थिर करते हैं, शून्य में ले जाते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को डिलीट करना होता है और वो अपने आप होती हैं। अब अवचेतन मन में जो बातें पड़ी हुई होती हैं, स्वप्न में होता है, तो जो चीज़ें हम जागते में देखते हैं, जागते में जो हमारे मन की स्थिति होती है, तो हम उसको नियंत्रण कर सकते हैं। हम करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। लेकिन स्वप्न में जो चीज़ें होती हैं उन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, और अवचेतन मन के इस आदेश से पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, और वो हमारे चेतन मन से करवा लेता है। जो चीज़ें हम पहले भूल गए थे, जो चीज़ें रह गई थी, जो हम नहीं कर पाए थे, वो बाद में भी हमारे असफलता का कारण बन जाती हैं और वो चीज़ सामने आ जाती है। कभी कभी हम उनमें सफल भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे मन में अवचेतन मन से आती हैं और अवचेतन मन उनसे करवाता है। अब मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया। इसमें फ्राइड ने ये माना है कि अवचेतन मन में कबाड़ पड़ा होता है। अवचेतन मन में बेकार की बातें पड़ी होती हैं, जो वो चेतन के समय पे स्पष्ट करके भ्रम पैदा करता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि इसको नहीं मानते थे। उन्होंने माना कि जो आपके संस्कार होते हैं वो अवचेतन मन में ही होते हैं, और उन्हीं संस्कारों की वजह से हमारे मन में जब हम कुछ चेतन मन कुछ गलत करना चाहता है, कुछ असंभव करना चाहता है, कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कि आध्यात्म की दृष्टि से या धर्म की दृष्टि से या कर्तव्य की दृष्टि से जो उचित नहीं होता, उसको अवचेतन मन रोकता है। अवचेतन मन के अंदर सब कबाड़ ही नहीं होता है। अवचेतन मन के अंदर कबाड़ तब बन जाता है जब हम गलत लोगों की संगत में बैठते हैं, गलत लोगों के साथ जाते हैं। आप शराब पीने वालों के साथ बैठोगे, जुआ खेलने वालों के साथ बैठोगे, तो ये अवचेतन मन में आपके जाके कबाड़ बन जाएगा। और जब चेतन मन के सामने उसी तरह की महफिल आ जाएगी, उसी तरह के जाम आ जाएंगे, उसी तरह के पीने का माहौल आ जाएगा, तो अवचेतन मन आपके चेतन मन से आपको पीने के लिए या जुआ खेलने के लिए या दुर्व्यवहार करने के लिए आपको मजबूर कर देगा। और जब आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाते हैं, आप धर्म की अवधारणा पे चलते हैं, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं और अपने बुजुर्गों की नीतियों पे चलते हैं। पहले हम लोगों के बच्चों के मन में दादी नानी जो कहानियाँ सुनाया करती थी, उन कहानियों में एक शिक्षा होती थी, और उसकी वजह से हमारे मन जो अवचेतन मन है उसके अंदर ये सब जाती रहती थी, और जब उनकी परिस्थितियाँ आती थी तो वो उस टाइप के कर्तव्य करने के लिए हमें प्रेरित करती थी। तो आज विदेशों में फ्राइड जिस चीज़ को कबाड़ कह रहे हैं, हमारे देश में उसको संस्कृति कहा जाता है। और इसीलिए सांस्कृतिक बातें हमें अपने बच्चों के मन में शुरुआती दौर में ही उनके अंदर डालनी पड़ेंगी, जिससे कि उनके मन मजबूत हों और उनका अवचेतन मन इतना मजबूत हो कि वो चेतन से अच्छी चीज़ें करवा सके। ये एक्चुअल में अब बात आ जाती है अचेतन। अचेतन मन पे आपका ना अवचेतन का नियंत्रण है, ना चेतन का नियंत्रण है। अचेतन मन आपका स्टोर हाउस है, और उसके अंदर क्या पड़ा है ये आपको भी पता नहीं, क्योंकि आपके पूर्वजों से उनके कर्म फलों के, अच्छे फलों के, बुरे फलों के जो संस्कार मिले हैं वो आपके अचेतन मन में होते हैं। और अवचेतन मन और अचेतन मन ये निष्क्रिय नहीं होते। आप भले ही भूल गए लेकिन ये निष्क्रिय नहीं होते। इनके अंदर कुछ न कुछ उफनता रहता है, उबलता रहता है, कुछ न कुछ घूमता रहता है, और इनमें क्रियाएं होती रहती हैं। इन्हीं को शांत करने के लिए अध्यात्म है। अध्यात्म में जब आप जाते हैं तो ये संस्कार या तो नष्ट होते हैं या इनमें परिवर्तन होता है। गुरु के दिए हुए मंत्रों को, गुरु की दी हुई शिक्षाओं को, अपने पूर्वजों की जो पौराणिक कहानियाँ जो आपको सुनाई जाती थी, वो आपके अवचेतन मन और अचेतन मन में इतनी प्रभावित होती थी कि वो आपके चेतन मन को रोकती थी। चेतन मन में जो द्वंद्व पैदा होता है उसमें वो आपको गलत करने नहीं देती थी। आज के विषय में देखें तो हम लोग इनसे दूर होते जा रहे हैं, बल्कि हमारे बच्चों के मन में जो कबाड़ जा रहा है, जिसको फ्राइड विदेशों में कहते हैं कि अवचेतन और अचेतन जो कबाड़ है, ये कबाड़ उनके गर्भ से ही आ रहा है। हम जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते हुए जो हमारे बच्चे गर्भ में पनप रहे हैं, जो पल रहे हैं, जो बाहर आ रहे हैं,
जिसमें कि अभिमन्यु का भी उदाहरण दिया गया। ये सब हमारे वेद शास्त्रों में कहानियाँ नहीं थी, ये सब सिद्धांत थे। और अचेतन मन हमारे पूर्वजों के कार्यों का संग्रह है, एक तरह का स्टोर हाउस है। अब उस तरह का जब सामने माहौल चेतन मन के सामने आता है, चेतन मन के सामने प्रश्न आते हैं, चेतन मन के सामने द्वंद्व आता है जो कि अवचेतन से पैदा होता है, और अवचेतन में भी जब उनको समाधान नहीं मिलता है तो वो स्टोर हाउस में अचेतन मन से मांगता है, और अचेतन मन जो आपके पूर्वजों के 3 पीढ़ी पहले के जो संग्रह होते हैं उनमें से उत्तर निकाल के दे देता है, और वही आप करते हैं। और इसका प्रभाव आज से 30-40 साल पहले की जो पीढ़ी, जो हम लोगों के से भी पूर्वज थे, हम लोगों के जो पिताजी दादा बाबा थे, उस टाइम हम लोग देखा करते थे कि संस्कारों का प्रभाव इतना होता था कि सिर्फ गांव में किसके घर का है उसके घर का नाम लेते ही, उस एक व्यक्तित्व का नाम लेते ही पूरे परिवार की श्रृंखला का चरित्रण हो जाता था। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि वहाँ पे संस्कार किसके हैं, अचेतन मन किसका है। अचेतन मन पे जो प्रभाव है वही अवचेतन में आएगा, और वही चेतन से आपसे अच्छे कर्म करवाएगा। बुरा है तो बुरे कर्म करवाएगा, उसको आप रोकना चाहें तो आप रोक नहीं सकते। आप सिर्फ अचेतन और अवचेतन मन का प्रदर्शन चेतन के द्वारा करते हैं। अब इसमें आप अवचेतन मन को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, उसका जो लोगों पे प्रभाव जाता है, जो समाज पे प्रभाव जाता है, वो केवल 33% होता है, और 66% प्रभाव आपका वो पड़ता है जो आप बोलते नहीं हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। इसीलिए समाज में, परिवार में, मित्रों में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, संगठनों में, पदों में विपरीतता पैदा होती है, द्वंद्व पैदा होता है। क्यों? आप कह तो नहीं रहे हो, लेकिन जो आप सोच रहे हो वो वाइब्रेशंस बाहर जाती हैं, और इन वाइब्रेशनों को बहुत अच्छी तरह जिनको ज्ञान होता है, वो जो हमारे आसपास जानवर हैं, उनकी इंद्रियां विकसित नहीं हैं, लेकिन उनकी एक एक इंद्रिय इतनी विकसित होती है, चाहे वो कौवे हों, चाहे पक्षी हों, चाहे कुत्ते हों, चाहे गाय वगैरह हों, इनको देखो आप, इनके अंदर भी इतनी जागृत हो जाती है कि आप कितना भी बड़ा झुंड हो, उसमें एक गाय का नाम लेके बुलाओ, उसके कान खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य के चारों तरफ रहने से उनके अंदर एक इंद्रिय इतनी विकसित होती है जो उनके जीवन का आधार बनती है। इसी तरह हमारा अचेतन मन है। अचेतन मन में हमारे पूर्वजों के, पीढ़ियों के जो संस्कार होते हैं वो हमारे अंदर पड़े होते हैं, और उन्हीं कर्म फलों को जीवन में आने वाली पीढ़ियां भोगती हैं। इसीलिए पहले जो बुजुर्ग होते थे वो सब पूजा पाठ वगैरह, एक्चुअल में रिटायरमेंट या वृद्धावस्था जो होती है, रिटायरमेंट जिसको आज के ज़माने में कहने लग गए हैं, वो वास्तव में साधना अवस्था होती है। इस समय पे आप जीवन में इतना कर चुके होते हैं कि आपकी इंद्रियां तो शिथिल होने लगती हैं, शरीर तो आपका कमज़ोर होने लगता है, आत्मा बलिष्ठ होने लगती है। और आत्मा इतनी बलिष्ठ होती है कि जब आपकी मन, चित्त और बुद्धि ये तीनों बलिष्ठ होते हैं, और जो आशीर्वाद आप देते हैं वो वरदान बन जाते हैं। इसीलिए अपने यहाँ ये परंपरा थी कि बड़ों से आशीर्वाद लेने की, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने की, क्योंकि उनकी आत्माएं बलिष्ठ हो गई हैं। वो चाहे शरीर से वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्मा उनकी इतनी बलिष्ठ हो जाती है कि वो जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वो अचेतन अवचेतन में जाते हुए चेतन से करवा लेता है। और इसमें भी फ्राइड ने माना, इस पे भी फ्राइड ने बाद में ये बात मानी है कि हमारा जो मन है वो हिमखंड की तरह है। जैसे कि ग्लेशियर में बर्फ़ तैरती है उस तरह से होता है। उसका जो दिखाई देने वाला हिस्सा है वो केवल 10% है, 90% उसका हिस्सा अंदर डूबा हुआ है। इसी को हमें अपने मंत्रों से, ध्यान से, पूजा पाठ से जिसने जितना जागृत कर लिया उतना वो सफल हुआ। आप प्रकृति से जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, और उनमें सहायक या आपके अचेतन अवचेतन यही मन होते हैं।
और इन 3 मनों के बीच में ही सारा ब्रह्मांड घूमता है। और यंग ने भी ये माना है कि मन है ना एक छोटे द्वीप की तरह है, जो कि चारों तरफ फैला हुआ है। और अब इसी मन के ऊपर भारत के ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र के आधार पे मन में चंद्रमा की सबसे ज़्यादा गति होती है, चंद्रमा को ही आधार माना है। और सब ग्रहों का जो बीज गणित होता है, उस बीज गणित का योगफल मन से प्रकट होता है। और ये मन ही आपको जीवन में महान बनाता है और मन ही आपको बदनाम भी कर देता है। अब ये बात है कि इसके अंदर संग्रह कैसा है, अवचेतन अवचेतन में क्या है, उसको अपने आध्यात्म से आपने परिवर्तित कितना किया है, उस पर नियंत्रण कितना किया है। और ये जब आगे हम बात करेंगे, अब इसी से संबंधित विदेशों में बहुत रिसर्च हुई है। हम कहते हैं कि दादा दादी जो होते हैं उनका प्यार पोतियों पे क्यों ज़्यादा होता है, पोतों पे नहीं होता है। दादी का प्यार पोतियों पे ज़्यादा होता है, पोतों पे नहीं होता है। उसके पीछे ये सिद्धांत भारतीय है कि बेटियां पराया धन है, ये चली जाएंगी, इनको ऐसे करो वैसे करो। नहीं, इसमें भी विदेशों में इनके डीएनए और क्रोमोसोम्स के ऊपर जो स्टडी हुई है उसको बारे में हम अगली बार बात करेंगे उसके बारे में, कि दादा दादी का प्यार जो बच्चों को मिलता है उसमें किसका हाथ होता है, उसके केमिकल इक्वेशंस क्या हैं। और उन केमिकल इक्वेशनों का जो मूल सिद्धांत है वो विदेशियों ने भी, विदेशी रिसर्चों ने भी, विदेशी स्कॉलरों ने भी भारतीय साहित्य से ही ग्रहण किया है, भारतीय वेदों से ही लिया है, जिसमें कि अवचेतन मन और चेतन मन के ऊपर ही पूरा मनोविज्ञान टिका हुआ है। और ज्योतिष की अवधारणाओं में इन ग्रहों का जो अध्ययन, इन ग्रहों के प्रभावों का अध्ययन सिर्फ भारतीय ज्योतिष में ही मिलेगा आपको। नमस्कार। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आप और हम सब के साथ, और उसमें हम ये देखेंगे, विवेचना करेंगे कि दादा दादी का प्यार पोती के साथ क्यों होता है ज़्यादा और पोते के साथ उतना अफेक्शन नहीं होता। धन्यवाद।